आज के हमारे क्लास में आज का जो टॉपिक रहेगा वो एग्जीक्यूटिव का है, कार्यपालिका का। आज हम समझेंगे थोड़ा कार्यपालिका। हमने अपनी लास्ट क्लास में प्रेम्बल को पढ़ लिया था। आपको मेन हमारी जो चेन चल रही है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो तो ध्यान है ना। जो हमने एक आपको मेथड बना के दिया है पॉलिटी के लिए, देखिए ना हमने एक पॉलिटी कैसे तैयार किया है। पॉलिटी के लिए मैंने एक फ्रेमवर्क आपको दिया था। सबसे पहले हमने इसमें सीखा था संविधान, फिर दूसरा मैंने पढ़ाया था शासन के अंग, नेक्स्ट था संवैधानिक व संवैधानेतर संस्थाएं, व संवैधानेतर संस्थाएं। शासन के अंग में कार्यपालिका, विधायिका, लेजिस्लेशन और जुडिशरी, इसको हम यहाँ डील करेंगे। और संविधान में हमने देखा था क्या है क्यों है, संविधान सभा का निर्माण, और इसमें ही हमने फिर समझा था स्रोत, हमने कौन से देश से क्या क्या चीज ली है। अभी तक हमने जो कंप्लीट कर लिया है संविधान क्या है क्यों है, संविधान सभा का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, पूरा उसका एक हमारी जो इंडिया में अभी पॉलिटिकल सिस्टम रनिंग में है इसका पूरा हमने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा था संविधान सभा के फॉर्मेशन में। फिर सोर्स हमने कौन सी चीज कहाँ से अडॉप्ट कर रखी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद हमने अगली चेन बना के इसमें हमने सीखा था संविधान के भाग एवं अनुच्छेद, और यहाँ पर हमने भाग 1 से लेकर भाग 4 तक डीपीएसपी तक कर लिया था, है ना। भाग 1 में संघ है उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में हमारी फंडामेंटल राइट्स, और भाग 4 में डीपीएसपी, और भाग 4 ए जो अलग से बनता है आर्टिकल 51 ए तक, जिसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है, वो सारा हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हमारा फिर इसके बाद हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था प्रियम्बल, और प्रियम्बल पर आके मैंने छोड़ दिया था। लास्ट क्लास तक हमने प्रियम्बल किया था। आज से हमारी स्टार्ट होने वाली है एग्जीक्यूटिव, और स्पेशली ये जो एग्जीक्यूटिव स्टार्ट होगी वो भाग 5 से संबंधित, संघ की कार्यपालिका भाग 5। भाग 5 का संबंध किससे है, हमारी संघ की कार्यपालिका से है। और संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को। ओके, भाग 5 संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका को समझेंगे। और संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से बॉडीज आती हैं। सबसे पहले हमारा प्रेसिडेंट आएगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, फिर पीएम आएंगे, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगी, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देख लेंगे, फिर हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग। इन सब के बारे में हम कार्यपालिका में पढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है संघ की कार्यपालिका, जो स्टार्ट होती है आर्टिकल 52 से। आर्टिकल 52 से आगे को हमारा ये संदर्भ चलने वाला है आज की क्लास में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना, क्योंकि हम अपने लास्ट क्लास में 51 ए तक आ चुके हैं और प्रियम्बल तक आए थे। अब हम भाग 5 की ओर आ रहे हैं, जो आर्टिकल 52 से आगे को चलेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे केवल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को ही ध्यान में रखकर अपनी बात को रखेंगे। ओके, हमारा उद्देश्य रहेगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझ में आ रहा है। आर्टिकल से मैं बचूंगा, इससे क्या होगा कि आप लोगों को मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उन सब का संबंध हमारे आर्टिकल से होगा। उन आर्टिकल को आप घर में जाके तैयार करेंगे, इससे दो दो चीजें तैयार होंगी ना, आपको भी मौका मिलेगा दोबारा देखने का चीजों को, और चीजें भी क्लियर होती जाएंगी। तो आपको मैं रोज अब डेली बेसिस पे होमवर्क दूंगा आर्टिकल, आपने आर्टिकल जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उससे रिलेटेड आर्टिकल घर जाके देखने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का एग्जीक्यूटिव। इस फ्रेमवर्क पे हम चल रहे हैं। और संवैधानिक और संवैधानेतर संस्थाएं हमारी, इसमें हम सारे संस्थाओं को पढ़ते हैं। जैसे हमारी यूपीएससी हो गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, और वित्त आयोग हो गया, और अन्य संस्थाएं जो संविधान में नहीं है लेकिन संविधान से अलग है।
इन सब चीजों को हम अलग से पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव को समझने के लिए मैंने जब कॉन्सेप्ट क्लियर किया था आपका, तो आपको मैंने एक ऐसा चित्र बनवाया होगा, अगर आपको ध्यान है, ध्यान आ रहा होगा। ये थी मेरी विधायिका, लेजिस्लेशन। ये थी कार्यपालिका, और इसी को ही मैंने बोला था सरकार, और इसी को ही बोलते हैं मंत्री परिषद। ओके। हमारी जो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, देखो इंडिया में क्या है, लोकतंत्र है। हमने आपको समझाया था कि दुनिया में जहां भी हो, अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र दो रूप से देखा जाता है। एक था संसदीय व्यवस्था, दूसरी थी अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ओके। अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहाँ थी? अमेरिका में। और संसदीय व्यवस्था कहाँ थी? ब्रिटेन में। तो हमारा इंडिया में जो अभी सिस्टम चलता है वो ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली है। क्या है? संसदीय प्रणाली। और संसदीय प्रणाली के अलग अलग लक्षण होते हैं, जिसमें मुख्य लक्षण ये है जो मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब है कि कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से होता है ना। अभी कोई भी मंत्री अगर बनता है भारत में, तो वो अनिवार्य रूप से विधायिका का हिस्सा होगा। अगर कोई राज्य सरकार में है, अगर राज्य सरकार का कोई मंत्री है तो अनिवार्य रूप से एमएलए होगा, और अगर केंद्र का कोई मंत्री है तो अनिवार्य रूप से वो एमपी होगा, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो। फिर ये जो कार्यपालिका है, इसका एक फिक्स साइज होता है। ये साइज कितना है? विधायिका के निचले सदन का 15%। विधायिका के निचले सदन का 15%। अब आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि विधायिका बोल दिया मैंने। अब विधायिका केंद्र में जाएंगे तो संसद है, और राज्य में आएंगे तो विधानसभा हो गई। ओके। अब आपको यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं करना है कि विधायिका के निचले सदन का 15% ही बनेंगे मंत्री। ये केवल साइज को डिनोट कर रहा है। ओके। ये साइज है कि इतने सदस्य मंत्री बन सकते हैं। ये जो अंदर का गोला है, जिसको मैं विधायिका, जिसको मैं कार्यपालिका बोल रहा हूँ या सरकार कह रहा हूँ, इसमें कितने सदस्य होंगे? यह है विधायिका के निचले सदन का 15%। यहाँ पर यह कंफ्यूज नहीं करना है कि कोई राज्यसभा का सदस्य मंत्री नहीं बन सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, हमारे एस जयशंकर, उन्होंने कोई इलेक्शन थोड़ा फाइट किया है, वो तो हमारे सीधे राज्यसभा से उनकी एंट्री हुई है। इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट ले लो, डॉक्टर मनमोहन सिंह सीधे प्रधानमंत्री बने हैं। कहां से आए थे? राज्यसभा से आए हैं ना। तो इसका संबंध किससे था हमारा? कि साइज कितना होगा। अब जैसे केंद्र में देखो, जब हम केंद्र में देखा ना, विधायिका के निचले सदन का, अब केंद्र की विधायिका कौन है? संसद है, और उसका निचले सदन कौन सा होगा? लोकसभा होगी। तो लोकसभा का टोटल साइज कितना है? 545 लगभग। तो 545 का 15% निकाल लो, लगभग 80 से 84 मेंबर्स क्या बनेंगे हमारे, इस गोले में आ जाएंगे। और ऐसे पर्टिकुलर किसी राज्य के लिए हम अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इंडिया में कैसा सिस्टम है? फेडरल सिस्टम भी है ना। अगर कंप्लीट फेडरल सिस्टम होता तो अमेरिका का होता, लेकिन हमारे यहाँ कैसा है? क्वासी फेडरल। बाकी ये कॉन्सेप्ट हम आगे समझेंगे कि क्वासी फेडरल और फेडरल क्यों है। बस अभी हम ये समझ रहे हैं कि ये चीज जो केंद्र में होगी अप्लाई, वही राज्य में भी हो रही है। इसका साइज ये रहा, ऐसे बनती है। फिर इसके अंदर इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। दूसरा होता है राज्य मंत्री। फिर होता है उप मंत्री। तो कार्यपालिका में 3 प्रकार से डिवीजन किया जाता है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। और ये पूरा जो अलॉटमेंट होता है, ये प्रधानमंत्री की सलाह पर ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। अब कैबिनेट क्या होता है? इसमें किसी भी मंत्री को पूरा का पूरा मंत्रालय सौंपा जाता है। ओके। और राज्य यहाँ का कोई एक पर्टिकुलर विभाग दे देते हैं, किसी मंत्रालय के अधीन कोई विभाग दे दिया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं निदेशालय, डायरेक्टरेट होते हैं ना, निदेशालय। तो उप मंत्रियों को राज्य मंत्री के अधीन एक निदेशालय अलॉट कर दिया जाता है।
समझ में आया? अब ये जो पार्ट है ना, मंत्रालय, विभाग, निदेशालय, ये हमारे गवर्नेंस का हिस्सा होता है। हम पढ़ते हैं ना गवर्नेंस, सिलेबस में भी है हमारे पीसीएस के। तो ये चीज हम गवर्नेंस में और अच्छे से समझते हैं। एक हायरार्की होती है, तो इस हायरार्की के अकॉर्डिंग हमारी कार्यपालिका ऐसे सेट होती है। ओके, अब इंडिया में देखो, जो मैंने कार्यपालिका बताई है, भारत में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। जो स्थायी कार्यपालिका होती है, इसका संबंध किससे होता है? हमारी सिविल सर्विस से। सिविल सर्विस, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस। अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो पीसीएस लेवल का अधिकारी, केंद्र सरकार की बात करें तो आईएएस लेवल का अधिकारी। वो क्या होता है? हमारा सिविल सर्विस। वो हमारी स्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, क्योंकि कोई भी मंत्रालय बिना किसी सिविल सर्विस सर्वेंट के कंप्लीट नहीं होता है। हम देखते हैं ना, पूरी एक चेन होती है। आप लोग अगर सिस्टम को समझते हो, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को, तो देखो, ग्रामीण स्तर से लेकर प्रधानमंत्री तक क्या रहता है? सरकार का, देखो सरकार लिखा है ना, कार्यपालिका, तो स्थायी और अस्थायी दोनों के सम्मेलन से आगे को सरकार अपना काम करती है। सरकार काम कैसे करती है? स्थायी और अस्थायी दोनों ही एलिमेंट इसमें साथ चलते हैं। स्थायी कार्यपालिका में सरकारी नौकरी के माध्यम से लोग आगे जाते हैं, एंट्रेंस वगैरह देके। संघ की है तो यूपीएससी, राज्य की है तो स्टेट पीसीएस, वो स्थायी कार्यपालिका में जाते हैं। ओके, और अस्थायी में मंत्री लोग आते हैं, जो 5-5 साल में चेंज होती है ना सरकार, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो अस्थायी होगी। और अस्थायी कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर पीएम, फिर मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सॉरी। और नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं कार्यपालिका, वो ये वाली कार्यपालिका है। कौन सी? अस्थायी। अस्थायी कार्यपालिका में सबसे पहले मैं उठाऊंगा प्रेसिडेंट को। तो आज का हमारा जो टॉपिक चलेगा, प्रेसिडेंट पे चलेगा पूरा। ओके, तो राष्ट्रपति के बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, राष्ट्रपति भारत में कैसे काम करता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से शुरू हो जाते हैं। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है 52 से। सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में हमने जो समझना है वो होगा इसकी एलिजिबिलिटीज, अर्हताएं, अर्हता। दूसरा हम समझेंगे इनका इलेक्शन, निर्वाचन। फिर हम समझेंगे पदमुक्ति, कैसे पदमुक्ति संबंधित क्या प्रावधान दिया है हमारे संविधान में। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें समझेंगे शक्तियां, और शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां हैं। सबसे पहले कार्यपालिका संबंधित शक्तियां, फिर विधायिका संबंधित शक्तियां, फिर अगला हम इसमें देखते हैं कुछ समाधान शक्तियां होती हैं। फिर कुछ हम और देखते हैं, इसमें वीटो शक्तियां भी होती हैं, वीटो शक्तियां। तो इन शक्तियों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। एक स्पेशल टॉपिक इसमें हम ऑर्डिनेंस देखते हैं, अध्यादेश। और एक टॉपिक और देख लेंगे जो हमारा इम्पीचमेंट होता है, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने इतनी चीजों को डील करना है। एक एक टॉपिक को उठाते हैं, चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब मैंने आपको पहले ही मेंशन किया है कि हम यहाँ पर केवल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को ज्यादा वरीयता देंगे। ओके, अब मैंने अर्हता लिखी है, निर्वाचन लिखा है, इम्पीचमेंट लिखा है, पद मुक्ति, अध्यादेश, लैग दिस एंड सो ऑन। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आप मेरे साथ पैरेलल में घर जाके इनसे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स चेक करोगे। ओके, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, घर जाके आपने क्या करना है, इनसे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स देखने हैं। ओके, क्योंकि हमारा भी समय बचेगा और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आपको फैक्ट भी याद हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी अर्हताएं। अब अर्हता वाला जो है ये केवल औपचारिकता है, ये आप खुद भी देख सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा, एक औपचारिकता पूरी करनी है। सबसे पहले क्या हो, भारतीय नागरिक हो।
भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 ईयर की आयु कंप्लीट कर लिया हो। तीसरा, लोकसभा सदस्य बनने की अर्हता रखता हूं, लोकसभा सदस्य की अर्हता रखता हूं। अब लोकसभा सदस्य की अर्हता में देखो 35 ईयर, वहां एज कितनी होती है, 25 ईयर। उसके अलावा सारी लोकसभा सदस्य बनने की इसमें अर्हता होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें फुलफिल होती हैं तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया वो हमारे राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है इसके इलेक्शन की। ठीक, भारत में राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके इलेक्शन के बारे में हम पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। पहले हम इस सिस्टम पर बात कर लेंगे थोड़ा, फिर हम अगला इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये क्या सिस्टम है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। अगला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और अन्य तथ्य। अन्य तथ्य, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड इन चार प्रमुख बिंदुओं पर अगर हम बात करते हैं तो पूरी जो चेन है वो अनफोल्ड होने लग जाएगी। तो उठाते हैं एक एक करके, वन बाय वन। सबसे पहले देखो हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इट इज नथिंग, इट इज रूल ऑफ 50% प्लस 1। जैसे होता है, अगर कहीं 100 जने हैं तो 100 में से अगर 51 लोग किसी चीज के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो दैट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी सबसे पहले यही देखा जाता है कि 50% प्लस 1 की अगर मेजोरिटी मिल जाती है इलेक्शन में तो ही इज विन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो वो भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। तो ये तो सिंपल सी चीज थी, बस टेक्निकल एक वर्ड दे दिया उसको, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। 50% प्लस 1 का जो रूल होता है हम सभी लोग को पता रहता है। तो ये अब यहां समझने वाला है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये क्या चीज है, इसको थोड़ा समझना, थोड़ा ये टेक्निकल ऐसे हो जाता है। लेट अस कंसीडर, आई टेक एग्जांपल फॉर द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। ये वॉलेट पेपर होता है, जब हम इलेक्शन, आपने कभी अगर वोट दिया हो तो सेम सिस्टम होता है। यहाँ थोड़ा एक ये है कि यहाँ पे होगा कैंडिडेट नेम और यहाँ पे लिखी रहेगी प्रेफरेंस। ओके, मान लो ए बी सी डी, मान लो कि जो 4 व्यक्ति हैं ये उम्मीदवार हैं किसके, राष्ट्रपति की। ओके, अब यहां पे देंगे वोट, मान लो कि एक व्यक्ति है एक्स और एक व्यक्ति है वाई। ओके, मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक ऐसे, ये होगा एक्स के लिए, ये होगा वाई के लिए। तो एक्स और वाई जब भी वोटिंग करेंगे तो एक वरीयता रहेगी। अब मैं दे रहा हूँ, जैसे मैं अगर एक सिंगल साइन बनाऊंगा तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, ये सेकंड प्रायोरिटी, एंड अगर 3 साइन मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ उसको मतलब क्या होगा कि ये थर्ड प्रायोरिटी में आएगा। मान लो कि एक पर्टिकुलर एक कैंडिडेट है एक्स, वो क्या कर रहा है, ए नाम के व्यक्ति के आगे से एक्स ने सिंगल टिक लगाया तो ये पहली वरीयता होगी, बी के आगे उसने 2 लगाया तो सेकंड वरीयता, ये थर्ड वरीयता, ये फोर्थ हमारी प्रेफरेंस हो जाएगी। ये पर्टिकुलर एक्स के लिए था। यहाँ पे 2 बैलेट पेपर बना था सेम वाई के लिए, तो समय बचाने के लिए मैंने एक ही में कर दिया है। तो वाई ने, मानो कि वाई ने ए के लिए बनाया सेकंड प्रेफरेंस और बी के लिए बना दिया थर्ड प्रेफरेंस और सी नाम का जो कैंडिडेट है उसके लिए बना दिया पहला प्रेफरेंस और डी वाले के लिए चौथी प्रेफरेंस बनाई। अब होता क्या है, इसमें वोटिंग होगी। अगर फर्स्ट राउंड के लिए वोटिंग होगी, जब फर्स्ट राउंड के लिए जब काउंटिंग होती है, अगर फर्स्ट काउंटिंग में ही उसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट 50% प्लस 1 की अगर मेजोरिटी मिल जाती है तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। सीधे सीधे हमको समझ में आ रहा है। समस्या ये है कि अगर फर्स्ट राउंड में चीजें न मिल पाई, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, तब समस्या आती है, फिर सेकेंड राउंड के लिए काउंटिंग के लिए जाता है।
ओके। और सेकेंड राउंड की काउंटिंग में जब ये प्रोसेस होता है तो सेकेंड राउंड की काउंटिंग में हमको यहाँ पे दिखाई देता है कि जिसको सबसे कम वोट मिले थे इन चारों में से, जो सबसे लीस्ट जो अचीवर है वोटिंग का, उसके सारे वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन तीनों। मान कंसिडर जो डी है ये ए बी सी की तुलना में सबसे कम वोट लाया, ओके। तो इस डी के जितने वोट थे प्रेफरेंस में वो सारे के सारे इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली, ओके। उसके बाद फिर काउंटिंग होगी। अगर सेकेंड राउंड में अगर हो ही जाती है, स्पेशली इंडिया में एक बार ऐसा हुआ है 1969 में, जब वीवी गिरी जी जो पहले उपराष्ट्रपति थे, वीवी गिरी, ये पहले हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं। इनके द्वारा मतलब इनके समय जब ये राष्ट्रपति बने थे तो सेकेंड राउंड की काउंटिंग के लिए एकल संक्रमण मत पद्धति में सेकेंड राउंड के लिए काउंटिंग में गया था। तो ऐसा होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ओके। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला कि एक्स और वाई क्या क्या करते हैं, वोटिंग में भाग लेंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट और जनरेट होता है कि वोटिंग कौन करता है। क्या आप और मैं वोट करते हैं क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन में? आपने कभी राष्ट्रपति को वोट दिया है? नहीं दिया ना। तो यहाँ पे पहले इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक्स और वाई को। एक्स और वाई कौन है? जिसने राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लिया था, समझ रहे हो। अब हमारा टॉपिक बनेगा निर्वाचक मंडल, क्योंकि हम और आप लोग तो इसमें भाग लेते नहीं है वोट में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो इसके लिए एक स्पेशल क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल होता है। इसमें कौन कौन होते हैं? संसद सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य, विधानसभा सदस्य, एमएलएज, ओके। और संसद के वे सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, और यहाँ पे केवल विधानसभा के। यहाँ पे अगर हमको पता है ना, इंडिया में 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास बाइकैमरलिज्म है, द्विसदनीय विधानसभा है। तो उसका अपर हाउस कभी भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेता है, इसको ध्यान देना आप। तो अगर कोई राज्य विशेष है तो वहां विधानसभा, और अगर संसद है तो वहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। लेकिन वो मेंबर कैसे होंगे? निर्वाचित। जो नॉमिनेटेड हमारे पर्सन होते हैं उनको राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग राइट नहीं होता है, इसका ध्यान देना। तो संसद के वे सदस्य जो इलेक्टेड हैं, जो चुनाव जीत के गए हैं, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी, ये एलिजिबल होते हैं फॉर द वोटिंग राइट ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ राष्ट्रपति। वैसे सेम विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे राष्ट्रपति पढ़े रहे, इसको और हम क्लियर करना चाहेंगे। आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो न्यूज़पेपर में, जब मैंने भी समझा, मुझे भी पता नहीं था ना, मैंने भी बाद में चीजें सीखी हैं। तो मैंने एक न्यूज़पेपर में कटिंग देखी थी कि जब द्रौपदी मुर्मू जी जीती थी, मुझे एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है, मतलब बहुत थाउजेंड में उसका अमाउंट होता है। एक बार हमारी लक्ष्मीकांत में सारा डिटेल हमको मिल जाता है कि कौन सा राष्ट्रपति, अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी 15th है ना, 15वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति बनी है। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल बुक में मिल जाता है और अदर सोर्सेस में भी हमको मिलता है। तो 35,000 वोटों से जीती, 26,000 वोटों से जीती, तो इतने हजार वोट कैसे हो गए? अब इन सबको आप जोड़ते हो तो कितने सदस्य हो पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 2,000 सदस्य हो जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के लगभग 800 सदस्य हो गए। अब 28 राज्यों के अलग अलग लोगों को मिला लो, तो ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो जाएंगे? 2,000 या 2,500। लेकिन राष्ट्रपति तो 26,000 वोटों से जीत रही है, ये कैसे हुआ? ये चीज समझने वाली है ना। तो यहाँ पे इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या होता है, वोट की वैल्यू होती है, वोट वैल्यू ऑफ प्रेसिडेंट। अब वोट की वैल्यू, अब वोट दे कौन कौन रहे हैं? एमएलए और एमपी। तो वोट वैल्यू भी एमएलए और एमपी की होगी। तो पहले मैं वोट वैल्यू ऑफ एमपी की, एमएलए की समझाऊंगा। एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है, इसका फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला ये रहता है, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, किसी स्टेट पर्टिकुलर का जो टोटल पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलए, लेकिन वो इलेक्टेड वाले होंगे। उस राज्य में कितने एमएलए हैं जो इलेक्शन के माध्यम से गए हैं, नॉमिनेटेड यहाँ पे नहीं होते हैं, डिवाइडेड बाय 1/1000। तो ये फॉर्मूला होता है एक एमएलए के वोट की वैल्यू का।
ओके, समझ में आ रहा है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, मान लो कि मुझे एक, अब हम उत्तराखंड के हैं तो मैं मानता हूं कि एक उत्तराखंड के एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट लगभग 1 करोड़ समथिंग है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलए, कहाँ यहाँ कितने एमएलए हैं 70, और डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1/1000, समझ में आया? इस फॉर्मूले से निकल जाएगा उत्तराखंड के एक एमएलए के वोट का वैल्यू जो राष्ट्रपति को पड़ेगा। ओके, ये ऐसा हो गया। अब अगर मैं पर्टिकुलर फैक्ट की बात करता हूं तो हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा वोट का वैल्यू था वो था यूपी के, मतलब एक यूपी का जो एमएलए है उसका मैक्सिमम वोट वैल्यू था। ये समसामयिकी से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं 15वीं राष्ट्रपति हमारी, इनके इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा वोट का वैल्यू था वो यूपी के एमएलए का था। ओके, और सबसे जो कम रहा है वो सिक्किम का रहा है। किसका? सिक्किम। सिक्किम का जो एमएलए है उसका वोट का वैल्यू सबसे कम रहा है। अब समझ में आ रहा होगा आपको शायद। तो ये वोट का वैल्यू जो निर्धारित हो रहा है वो, उसको निर्धारित करने वाला आधार क्या है? पॉपुलेशन। देखो दिख रहा है ना, वोट वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, समझ में आ रहा है? तो पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगी, वहां के वोट की वैल्यू होगी। अगर हम डेमोग्राफिक जो एक हमारा बिहेवियर है इंडिया का अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की? यूपी की है, तो इसलिए यूपी के जो एमएलए है उसकी वोट की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर? तो ये सिस्टम है। अब दूसरा हम एमपी के वोट की वैल्यू निकालेंगे, तो एमपी की वोट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको यहीं पे क्लियर करना इंपॉर्टेंट हो गया था। वोट वैल्यू ऑफ एमपी, एक एमपी के वोट का वैल्यू कितना होता है इसको ध्यान से देखना। टोटल नंबर ऑफ वोट वैल्यू ऑफ ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों के सभी जो एमएलएज हैं उनके वोट का वैल्यू को ऐड किया जाता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज, लोकसभा प्लस राज्यसभा। ओके, लोकसभा राज्यसभा के टोटल एमपीज कितने हैं और वो भी इलेक्टेड, तो ये एक एमपी के वोट का वैल्यू हो गया। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एमपी के वोट की वैल्यू तो फिक्स रहने वाली है, लेकिन जो फ्लक्चुएट होगी वो एमएलए के वोट की वैल्यू होने वाली है। क्लियर? और इसमें इंक्लूड होता है, यहाँ पर लिखा है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल स्टेट के साथ इसमें एक चीज और होती है, दिल्ली, पुदुचेरी प्लस जम्मू कश्मीर, इन तीन जो यूनियन टेरिटरीज हैं, क्योंकि इन तीनों के पास अपनी विधानसभा है ना, तो यहाँ की विधानसभाओं के जो इलेक्टेड एमएलए हैं उनको भी वोटिंग राइट होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। ओके, तो मैंने आपको जो ये जो मंडल समझाया था, इसमें संसद के सदस्य, विधानसभा के जो सदस्य थे, इसमें आप ये भी मेंशन कर लेना जो मैंने वहां पे किया है, दिल्ली, पुदुचेरी और कश्मीर, इन तीन विधानसभाओं के एमएलए भी इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे ना कि केवल विधानसभा, जहां जहां विधानसभा है। अब ये तीन पर्टिकुलर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इन तीनों के पास अपनी विधानसभा है, तो इनको भी वोटिंग राइट है, लेकिन उन्हीं को जो इलेक्शन जीत के अपनी विधानसभा में जाते हैं। तो ये हमारा वोटिंग राइट था, कौन कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे और किस सिस्टम से राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एकल संक्रमण मत पद्धति, और ऐसा इंडिया में 1969 में हुआ है वीवी गिरी के समय में। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व को जब मैं समझता हूं, यहाँ पे एक चीज थोड़ा कंफ्यूजन वाली है। हम आमतौर पर जब आनुपातिक प्रतिनिधित्व को देखते हैं तो इसका संबंध बनता है हमारी पता नहीं सेपरेट इलेक्टोरल कहते हैं जिसको, पृथक निर्वाचन, 1909 का जो अधिनियम अगर आपने पढ़ा हो, मार्लियामेंटो सुधार, तो उसमें आया था ना सबसे पहले। पर मार्लियामेंटो सुधार का मुख्य प्रावधान क्या था? सेपरेट इलेक्टोरल, मतलब मुस्लिम जो समुदाय था उसको पृथक इलेक्शन राइट दे दिया था ना। तो आमतौर पर इसको हम जब समझते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व को, तो ये वैसा ही समझ में आता है, लेकिन उससे ये टेक्निकली थोड़ा अलग हो जाता है। वर्तमान में ये सिस्टम हम देखते हैं थोड़ा बांग्लादेश में एक इसका हमारा पड़ोसी है, वहां भी ये देखा जाता है, एंड सो मेनी कंट्रीज इसको एडप्ट
किया हुआ है। इसमें होता क्या है, जैसे अभी वर्तमान में हमारा, मैं केंद्र सरकार की बात करता हूँ। मैंने आपको ये गोला समझाया था, जब विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है। तो कोई एमपीज है, उसने इलेक्शन जीता, तो टोटल नंबर ऑफ एमपी इंडिया में तो फिक्स हैं। अगर मैं लोकसभा की बात करता हूँ तो 545, और अगर राज्यसभा अपर हाउस की बात करता हूँ तो वहां 245। तो जो 545 जो हमारे मेंबर्स हैं, इन 545 मेंबर्स में हमको समझ में आता है कि 545 सीटें फिक्स हो गई हैं। लेकिन अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व का कॉन्सेप्ट होता तो वहां पहले इलेक्शन होता। ओके, पहले इलेक्शन होगा, फिर देखा जाएगा कि किस पार्टी को कितना वोट मिला। ओके, मान लो कि इंडिया में बीजेपी है, बीजेपी को मिला 60% वोट, कांग्रेस को मिला 30% वोट, और अन्य जो पार्टीज हैं उनको मिला 10% वोट। ओके, तो ये 100% का जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर हमको समझ में क्या है कि 60% में कौन आ गई है, बीजेपी, एनडीए की गवर्नमेंट अभी जैसे है। अगर ऐसा सिस्टम होता तो अकॉर्डिंग टू अचीवमेंट ऑफ द वोट निर्धारित होता कि सरकार किसकी बनेगी। अभी तो फिक्स सीटें हैं, हम जोड़ लेते हैं कि 50% प्लस वन, अगर इतनी सीटें किसी को मिल गई हैं, किसी पार्टी किसी पर्टिकुलर पार्टी को, तो उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। अगर अनुपातिक प्रतिनिधित्व का कॉन्सेप्ट होता तो पहले इलेक्शन होते, फिर सरकार सॉरी इलेक्शन होने के बाद सीटों का अलॉटमेंट होगा कि किस पार्टी से हम कितने सदस्यों को चुने। तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व में। इंडिया में अगर हम देखते हैं तो एमपी और एमएलए के इलेक्शन में तो ये सिस्टम है नहीं, लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसा देखा जाता है। ओके, ये बस एक औपचारिकता है। राष्ट्रपति तो रूलिंग पार्टी का ही बनता है ना। ऐसा केवल एक ही बार हुआ है कि जब राष्ट्रपति रूलिंग पार्टी का नहीं बना था। ये थोड़ा एक फैक्ट है, थोड़ा इसको समझाता हूं। मैंने बोला कि इंडिया में जो राष्ट्रपति बनता है वो रूलिंग पार्टी का ही बनता है, लेकिन एक अपवाद को छोड़कर जब रूलिंग पार्टी का राष्ट्रपति नहीं बन पाया, वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति भी हैं जो, इसको देखो, आपने एक राष्ट्रपति का नाम सुना होगा, नीलम संजीवन रेड्डी। नीलम संजीवन रेड्डी, नीलम संजीवन रेड्डी, ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो क्या बने थे, बिना इलेक्शन के भी बन गए थे ना। क्या बोलते हैं उसको, निर्विरोध, निर्विरोध। नीलम संजीवन रेड्डी एक ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं जो बिना किसी विरोध के हमारे राष्ट्रपति बने हैं। ओके, तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भारत में एक बार ऐसा हुआ है जब रूलिंग पार्टी का राष्ट्रपति नहीं बन पाया। वो था 1969 में, जो वीवी गिरि जी बता रहे हैं। दरअसल हुआ कि ये वही टाइम है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में टूट जाती है। नेशनल कांग्रेस जो हमारी 1885 में बनी होती है ना, वो चलती है सुचारू रूप से 1969 तक, और 1969 में उसका स्प्लिट हो जाता है, वो दो भागों में बढ़ जाती है, एनआईएस, इंडियन INCO करके, और INCI करके। तो उसके बहुत सारे कारण रहे, उसमें एक कारण ये भी रहा, इसमें कुछ इंदिरा गांधी जी का दायित्व भी रहा। अब इंदिरा गांधी जी का क्या रहा कि उस समय एक किंग मेकर हुआ करते थे, के कामराज, दक्षिण भारत के, तमिलनाडु क्षेत्र के। तो कामराज हो गए हमारे, और जो उदारवादी टाइप के जो जितने भी कांग्रेस के सपोर्टर थे, वो सारे के सारे अगेंस्ट टू इंदिरा गांधी हो गए थे। और नीलम संजीवन रेड्डी थे रूलिंग पार्टी, मतलब कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने, अब देखो ना, ये तय करता है पार्टी अध्यक्ष कि कौन सा मेंबर उठेगा चुनाव में। तो उस समय जो पार्टी अध्यक्ष रहे थे कामराज थे, तो कामराज जी ने नाम आगे किया था नीलम संजीवन रेड्डी का, और रेड्डी साहब का संबंध इंदिरा गांधी जी से सही नहीं था, उनकी बनती नहीं होगी उनके साथ। तो उन्होंने क्या कर दिया, नीलम संजीवन रेड्डी को उठाया, और उन्होंने दूसरा, अब यहाँ पर प्रधानमंत्री उस समय कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी ने वीवी गिरि जी का नाम आगे कर दिया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है कि इंडिया में हमने एक चीज देखी है ना, कि जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं हो, क्योंकि जाकिर हुसैन जी की उस समय मृत्यु हो गई थी। जब जाकिर हुसैन जी की मृत्यु होती है तो ऐसे सिस्टम में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति थोड़ा समय के लिए, मैक्सिमम 6 महीने के लिए क्या बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है, तो जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के जस्ट बाद हमारे वीवी गिरि जी उपराष्ट्रपति बन गए। तो इंडिया में केवल ये कॉन्सेप्ट था कि राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति क्या बनेगा, 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 6 महीने के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन यहीं पे इंदिरा गांधी ने एक
संविधान संशोधन किया और उसके द्वारा क्या डाला कि जब राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये पहला एक अपवाद देखा जाता है जहां पे इन्होंने क्या किया, फिर एम हिदायतुल्लाह करके उनका नाम था, उस समय उनको राष्ट्रपति बनाया जाता है ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि वीवी गिरि जी का नाम डाल दिया था इंदिरा गांधी के द्वारा, और पार्टी ने जो नाम दिया था वो किसका दिया था, नीलम संजीवन रेड्डी। तो नीलम संजीवन रेड्डी जी को हार होती है इनकी और वीवी गिरि जी जीतते हैं। फिर आगे जब 10 साल के बाद इलेक्शन होता है, 5 साल के बाद, तो उसमें जो बिना किसी विरोध के बनने वाले पहले राष्ट्रपति भी यही हैं। तो नीलम संजीवन रेड्डी जी का नाम थोड़ा राष्ट्रपति में इंपोर्टेंट हो जाता है, दो तरीके से इंपोर्टेंट है। नीलम संजीवन रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो रूलिंग पार्टी के होते हुए भी हारे थे, और दूसरा जो बिना विरोध के भी जीते हैं। तो ये इनके बारे में ऐसा था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्लियर हुआ। अब कुछ अदर फैक्ट्स हैं जो हम समझते हैं, ये याद करने वाली चीजें हैं, कभी वनडे एग्जाम में आ गई तो वहां पे। अब अन्य तथ्यों में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे देखो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं, प्रथम जो दलित राष्ट्रपति हैं वो कौन है हमारे, के आर नारायण। प्रथम जो एसटी राष्ट्रपति हैं वो कौन है हमारी, द्रौपदी मुर्मू जी। और एक बोलते हैं दार्शनिक शासक, दार्शनिक शासक के नाम से जाना जाता है जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, राधा कृष्णन, राधा कृष्णन। और एक तथ्य इसमें मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो इसमें हमको चाहिए होते हैं 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक, और जमानत राशि का भी प्रावधान है, जमानत राशि। और ये जमानत राशि SC ST के लिए अलग है और जनरल के लिए अलग है। जनरल के लिए इसमें 15,000 का प्रावधान है और SC ST के लिए 5,000 का प्रावधान है। यहाँ पर मैंने 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक लिखा है। जब किसी को राष्ट्रपति बनाना होता है पार्टी को, तो उसमें क्या होते हैं, 50 प्रस्तावक होने चाहिए कि हम इस व्यक्ति को, मतलब 50 MP ऐसे होने चाहिए या 50 MLA ऐसे होने चाहिए जो कि लोकसभा स्पीकर को एक पर्चा देंगे जो ये कहेंगे कि इस व्यक्ति को हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, और 50 लोग ऐसे होंगे जो इस चीज का अनुमोदन करेंगे, हाँ इसी को बनाना है। तो ये हमारी क्या होगी, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की एक प्रावधान। दूसरा जमानत राशि, जमानत राशि SC ST के लिए 5,000 का रखा है और जनरल के लिए 15,000 का। ये इसलिए रखा है क्योंकि एक ट्रेंड चलता है ना इंडिया में कि जो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एवे ही आ जाते हैं, है ना, उससे क्या होता है, पूरा सरकार का उसमें धन खर्च होता है, समय लगता है, तो फिक्स ही कैंडिडेट आ पाए, जो मजबूत कैंडिडेट हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो इस चीज से बचने के लिए हमने ये जमानत राशि का कॉन्सेप्ट रखा था। और एक चीज होती है लास्ट, इसमें तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन को जो चैलेंज किया जा सकता है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। ओके, हाई कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ओनली सुप्रीम कोर्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी हियरिंग कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में, पहला कॉन्सेप्ट। और विवाद को जो पैदा करेगा, मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन में कुछ समस्या है, ये शिकायत केवल वही करेगा जो इलेक्शन के जो एक वो बनाया था ना हमने मंडल, चुनाव मंडल जो था राष्ट्रपति के, इसके जो सदस्य थे यही आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि इलेक्शन में कोई कमी रही है। उसके अलावा और किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई उंगली खड़ी कर सकता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कल से, अर्हता होगी, इलेक्शन हो गया। अब हम इनको पद मुक्ति और इनका इम्पीचमेंट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो ये था हमारा राष्ट्रपति। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम, जो हमारा एक सिलसिला चला आ रहा था कि मैं आपको 5 क्वेश्चन देता था, वो बीच में जरा सिलसिला टूट गया था, उसके लिए मैं क्षमा याचक हूँ। अब नेक्स्ट क्लास से हम अपना वो जो प्रोसेस था 5 क्वेश्चन के साथ, क्लास शुरू होने से पहले हम 5 MCQ सॉल्व करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।